दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था बहुत पेचीदा है। एक तरफ तो हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आज अगर घड़ी भी पहनेंगे तो एप्पल की होगी, और दूसरी तरफ उस तरह के लोग हैं जो रोज काम करने पर मजबूर हैं, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो शायद उन्हें खाने को ही ना मिले। ऐसे में किसी मेडिकल इमरजेंसी का मतलब तो जैसे पूरे परिवार पर ही एक प्रकोप समान है। आज भारत की 60% जनसंख्या दिन में औसतन 150 रुपए कमाने वालों की है, और इनमें से 30% लोग ऐसे हैं जो दिन भर में 100 रुपए से भी कम कमाते हैं। और सचमुच हमें अगर विश्व गुरु बनना है तो इस तरफ ध्यान देना सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन कैसे गरीबी मिटाई जा सकती है? क्या इसका कोई समाधान है? आज जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। एक चौंकाने वाला आंकड़ा जो हमारे सामने आता है वो ये कि भारत में आज भी 20% लोगों के पास अपना खुद का बैंक खाता नहीं है, और कुछ साल पहले तक ये नंबर और भी बड़ा था। लेकिन बैंक अकाउंट होना इतना जरूरी क्यों है? बैंक अकाउंट आपको लोन दिलाता है और लोन से ही पैसा कमाया जा सकता है। लोन को अगर सही से इस्तेमाल किया जाए तो लोग इससे बहुत पैसा बना सकते हैं। मान लेते हैं कि एक युवा है जो सिर्फ 12वीं क्लास तक पढ़ा है और अभी महीने भर में दुकान में काम करते हुए 7 से 8 हजार रुपए कमा रहा है, लेकिन उसकी सारी सैलरी अपने परिवार की देख रेख में खर्च हो जाती है। अब अगर ऐसे इंसान को हर महीने 2 से 3 हजार रुपए एक्स्ट्रा मिल जाए तो अगले 6 महीने में ये आदमी इंग्लिश का एक बेसिक कोर्स करने के बाद एक कॉल सेंटर में जॉब पा सकता है, जहां इसकी सैलरी 15 से 18 हजार तक होगी। लेकिन अभी इस कोर्स के लिए कुल 18 हजार की जरूरत है, जो जमा करना ऐसे लोगों के लिए एक मुसीबत है। यहाँ पर अगर बैंकिंग सिस्टम से ये युवा मदद लेना चाहे तो सिर्फ उसे 18 हजार रुपए चाहिए, जो बैंक के लिए बड़ी रकम नहीं है। ऐसे लोन्स को माइक्रो फाइनेंसिंग कहा जाता है। लेकिन शायद इस इंसान के पास बैंक अकाउंट ही ना हो। बैंक अकाउंट होगा तो शायद लोन लेने के लिए एड्रेस प्रूफ या आइडेंटिटी का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं होगा। इसके बाद अगर बैंक अकाउंट है तो इस अकाउंट में कभी उतने पैसों का लेन देन हुआ ही नहीं होगा कि कोई ट्रांजैक्शन या क्रेडिट हिस्ट्री बन पाए। और साथ ही बैंक के लिए लोन देना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि 18 हजार रुपए से आखिर बैंक कितना ही मुनाफा कमा पाएगा। और इन्हीं सब वजहों से इस आम आदमी को ये लोन नहीं मिलेगा। बहुत से लोग अपने रिश्तेदारों से पैसा उधार ले सकते हैं, लेकिन सभी नहीं, और ऐसे लोगों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत होती है। ऐसे में किया क्या जा सकता है? इसका एक जवाब हमें इथियोपिया में इम्प्लीमेंट किया गया एक नया सिस्टम देता है। इथियोपिया एक अफ्रीकी देश है जहां लगभग 16% लोग गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। वहां की न्यायपालिका से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक करप्शन फैला हुआ है, जिस वजह से वहां के लोग बहुत वक्त तक मुख्य धारा का हिस्सा नहीं बन पाए। अप्रैल 2021 में वहां के एजुकेशन मिनिस्ट्री ने घोषणा की। इस घोषणा में वो IOHK के साथ पार्टनरशिप करने की बात करते हैं। IOHK कार्डिनो नाम की एक ब्लॉकचेन कंपनी की पेरेंट कंपनी है, और इनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम है एडा। मिनिस्टर ने ऐलान किया कि एटाला प्रिज्म नाम की एक सर्विस इन लोगों के लिए खोली जाएगी, जिससे पहले फेज में 50 लाख बच्चों को उसमें रजिस्टर करके एक नई डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। इस डिजिटल आइडेंटिटी से उस बच्चे के एकेडमिक पाथ को ट्रेस किया जाएगा और साथ ही एक आईडी प्रूफ की तरह फंक्शन करेगा। सरकार का विचार यह है कि इससे लोगों को इस कदर जोड़ दिया जाए कि इसे बाद में सिटीजनशिप वेरिफिकेशन और बैंक में वेरिफिकेशन आईडी के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सके। अगर आपको एक इंसान की एकेडमिक डिटेल्स पता होंगी तो आप ये भी जान पाएंगे कि कौन कितना पढ़ा लिखा होता है और कितना लोन चुका लेने की क्षमता भविष्य में रखता है। साथ ही आइडेंटिटी का मसला भी सॉल्व हो जाएगा। इसके दूसरे फेज में सरकार का विचार है इस सिस्टम के अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जाए जो लोगों को ट्रांजैक्शन का हिसाब कर सके और उन्हें चीज खरीदने और बेचने से लेकर लोन देने और लोन लेने के लिए सुविधा दे। अगर आप इसमें अपने पड़ोसी या दोस्त से भी उधार लेते हैं और उसे कम समय में चुका देते हैं तो आपकी आईडी पर वो दिखेगा, जिससे बैंक का भरोसा आपके ऊपर बढ़ेगा, क्योंकि अब आपके पास एक ट्रांजैक्शनल और क्रेडिट हिस्ट्री भी होगी। इसके साथ साथ ये एक नॉन हैकेबल और नॉन करप्टेबल सिस्टम होगा जो जनता में विश्वास जगाता है। अब सवाल यह है कि भारत इससे क्या सीख सकता है? भारत के पास इथियोपिया से सीखने के लिए बहुत सी चीजें हैं। कोई नहीं जानता इथियोपिया के इस एक्सपेरिमेंट से आखिर में क्या लाभ होगा, लेकिन अगर इथियोपिया जैसा गरीब देश इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर सकता है तो भारत क्यों नहीं? भारत के पास ज्यादा इंटरनेट पेनिट्रेशन है और हर छोटे गांव में इंटरनेट का एक्सेस है। इसके अलावा हम बिजली, पानी और बेसिक नीड्स जैसी समस्याओं में भी इथियोपिया से 5 साल आगे हैं, और हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास इथियोपिया से कई गुना ज्यादा पैसा है। इसके अलावा हमें एक बड़े पॉलिसी चेंज की भी जरूरत है। हमें बैंकों को ये बात समझानी होगी कि आप माइक्रो फाइनेंस इसलिए ना करें ताकि आपको मुनाफा मिले, बल्कि इसलिए करें ताकि एक आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और जैसे जैसे लोग मजबूत होंगे
वो इनकम टैक्स भी देंगे, साथ ही मार्केट में उनकी खपत भी बढ़ेगी, जिससे इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर सकती है। भारत में मुद्रा योजना जैसी कई स्कीम्स अभी हैं जो इसी दिशा में अग्रसर हैं। मुद्रा योजना ऐसे लोगों को छोटे लोन देती है जिन्हें अपना कारोबार खोलना होता है, और उम्मीद यह की जाती है कि इन लोगों के कारोबार से बाकी लोगों को भी रोजगार मिलेगा और एक चेन रिएक्शन की तरह धीरे धीरे बड़े तौर पर लोग गरीबी से बाहर आ पाएंगे। लेकिन समाज के बड़े तबके को अभी बैंकिंग सिस्टम से जुड़ना बाकी है, जिसके बाद ही वो इस तरह की किसी स्कीम का लाभ लेने में कामयाब होंगे। इन सब के अलावा शिक्षा पहुंचाना और स्किल डेवलपमेंट पे भी प्रशासन को और काम करने की जरूरत है और तेजी से लोगों को इसका फायदा भी पहुंचाना है। किसी भी देश की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पर चलती है। अभी भारत में जो आपने ग्रोथ देखी है वो सर्विस सेक्टर से है, फिर चाहे वो कॉल सेंटर्स हो या फिर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हमारी प्रोग्रेस। लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इन क्षेत्रों से हम जितनी ग्रोथ निचोड़ सकते थे उतना निचोड़ चुके हैं। अब हमें आगे मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, जिसकी बात हमारी सरकार समय समय पर करती रहती है। इसको लेकर कई कदम भी उठाए गए, जैसे कि ईज ऑफ बिजनेस के लिए कई तरह का पेपर वर्क कम कर दिया गया, फैसले जल्दी होने लगे और विदेशों से लोगों को मेक इन इंडिया के लिए निमंत्रण दिया गया कि आप यहाँ आकर अपने प्रोडक्ट्स बनाइए। ये सभी चीजें अच्छी हैं और इससे हमारे एक्सपोर्ट को काफी बूस्ट भी मिलेगा। मेक इन इंडिया के साथ हमारा अगला कदम मेक फॉर इंडिया भी होना चाहिए और हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि किस तरह से हम लोगों की स्पेंडिंग को इतना बढ़ा सकते हैं कि भारत में बनने वाले प्रोडक्ट भारत में कंज्यूम होने लगे, जिसके कारण हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घटेगी और यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और ज्यादा मुनाफा कमा पाएगा। ये प्लान मात्र एक सोच है, धरातल पर इससे आगे और भी परेशानियां आएंगी और हो सकता है हमारे पास इससे भी अच्छे समाधान आए। आप क्या इन सुझावों से सहमत है या आपके पास अपने कुछ सुझाव हैं तो कमेंट में बता दीजिए। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।